पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बारे में स्टडी करनी होती है। इस टॉपिक में हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कैपिटल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको हम 2-3 नाम से हम इस चैप्टर को जानते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। सबसे पहला नाम है इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दूसरा इसका नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तीसरी नाम है इसका रिस्क एंड रिटर्न ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। ये जो चैप्टर है, पूरी चैप्टर जो है बेस्ड है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास वेल्थ है, इस वेल्थ को मैक्सिमाइज करनी है। इस वेल्थ को आपको मैक्सिमाइज करनी है कैसे? इन्वेस्ट करके। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जब अपनी वेल्थ को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। दैट इज सेड टू बी द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। दैट इज सेड टू बी द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। कोई इन्वेस्टर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कोई बहुत सारी अलग मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करता है। तो डिफरेंट इन्वेस्टर डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्ट का एक ही लॉजिक है। इन्वेस्ट का एक ही लॉजिक है कि आपका रिस्क जो है वो क्या होना चाहिए, रिस्क मिनिमाइज होनी चाहिए, और रिटर्न जो है आपके पास क्या होना चाहिए, रिटर्न आपका मैक्सिमाइज होनी चाहिए। एक ही कंसेप्ट है इसका। रिस्क शुड बी मिनिमाइज, रिटर्न शुड बी मैक्सिमाइज। So that you have to study in whole chapter how to minimize the risk, how to maximize the return. In this whole chapter you have to study how to minimize the risk, how to minimize the risk, how to maximize the return. So that is the portfolio management. This is the portfolio management. So in portfolio management, what we study, in investment analysis, what we study, in risk and return, what we study, for maximizing the wealth, how will you invest in the, how will make a portfolio of your investments. Make a portfolio of investment. It is the investment analysis. Portfolio management is the investment analysis of the wealth. We analyze the how to invest the wealth so that risk is minimized और return is maximized. तो हम इसको कैसे लिखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को? देखिएगा यार, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट is the management of investment so that return is maximized and risk is minimized. Portfolio management is the management of investment so that return is maximized and risk is minimized. So this is your portfolio management.
that is at given level of risk, return should be maximum. Return should be maximum. And at given level of return, risk should be maximum. Risk should be minimum. Risk should be minimum. आपको रिस्क आपको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो इस पूरी डिफिनीशन में हमने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को बताया कि ये एक मैनेजमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए. एट गिवन लेवल ऑफ रिस्क रिटर्न शुड बी मैक्सिमम. एट गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, जब रिटर्न दिया तो रिस्क आपको कम होना चाहिए. ये दो बात. तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स अंडर दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स. There are two main components of portfolio मैनेजमेंट. दो मेन कंपोनेंट होता है. एक तो आपका रिटर्न होता है और दूसरा कंपोनेंट आपकी क्या होती है, रिस्क होता है. और पूरी चैप्टर इसी रिटर्न और रिस्क पे डिपेंड है. तो पहले मैं रिटर्न को डिफाइन कर रहा हूं, फिर आपको रिस्क को डिफाइन करूंगा, फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. क्लियर है? अब चलते हम फिर स्टार्ट करते हैं रिटर्न को और रिस्क को. सबसे पहला रिटर्न. व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न स्टडी. अगर मान लिया जाए आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अभी का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सपोज कीजिए ₹500. करंट आप कुछ में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है? ₹500. करंट डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड, डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड. मान लो कि डिविडेंड आपको मिला और वह डिविडेंड मिला ₹50 डिविडेंड मिला. और सपोज कीजिए आफ्टर होल्डिंग पीरियड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर होल्डिंग पीरियड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट after holding period is, दो केसेस सपोज कर, हो सकता है कि 600 हो जाए, हो सकता है कि ₹400 हो जाए, हो सकता है कि ₹400 हो जाए, हो सकता है कि ₹400 हो जाए. तो आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेज आए? चेंजेज इन इन्वेस्टमेंट आपको दो तरीके से है. हम ए पार्ट को लेकर हम आगे कर रहे हैं, ए पार्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. वैल्यू चेंजेस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
चेंजेस, ये दो तरीके से चेंज हो रहा है। एक तो हमारे पास क्या हो रही है चेंजेस, एक तो हमारी क्या हो रही है कि उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस इन वैल्यू, जिसको हम क्या कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन कहेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। अब देखिए कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा क्या चीज में चेंज हुआ, डिविडेंड के रूप में चेंज हुआ, डिविडेंड के रूप में चेंज हुआ। तो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ सर, आपका वैल्यू 600 हो गया जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट 500 की थी, 100 रुपया ये हुआ। डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड आपको ₹50 और डिविडेंड भी मिल गया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर गया, कितने से चेंज हो गया, तो चेंज आपको 100 रुपया कैपिटल एप्रिसिएशन से हो गया और 50 रुपया आपका क्या हो गया, आपको डिविडेंड से हो गया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेंज हुआ उस चेंज को क्या कहते हैं, रिटर्न कहा जाता है, उस चेंज को क्या कहते हैं, रिटर्न कहा जाता है। तो रिटर्न is defined as the change in value of investments. The change may be positive or may be negative. If the change is in positive, then it is said to be the profit, return profit. If change is negative, then it is said to be the loss. Okay, so what is the profit, what is the return? That is the return means change in the value of investments, that is the return. तो रिटर्न को हम आपको डिफाइन करेंगे, रिटर्न means change in value of investment. It changes in two forms. Either in form of capital appreciation or and in two forms, and dividend yield. Dividend yield. Capital appreciation. Capital appreciation. P1, P0, P0 into 100. कैपिटल एप्रिसिएशन परसेंटेज में निकाल दिया यहाँ पे। अब देखिए P1 मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर होल्डिंग period. P0 market price of investment at the time of investment. At the time of investment, that is the P0, that is the capital appreciation percentage. Dividend yield क्या होता है भाई, dividend yield means dividend percentage on market price. Dividend yield means dividend percentage on मार्केट प्राइस। अब मैं बताऊंगा कि रिटर्न क्या होगा।
कैपिटल एप्रिसिएशन परसेंटेज प्लस डिविडेंड yield, that equal to P1 minus P0 into 100। अब आपको प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं P0 से, P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड इंटू 100, इसको कहते हैं रिटर्न। दिस इज द रिटर्न, और इस रिटर्न का नाम होता है, इस रिटर्न को हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दिस इज सेड टू बी होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दिस इज सेड टू बी होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इसे कहा जाता है, दैट इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्लियर है बेटा, इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहा जाता है। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रिटर्न क्या हुआ। जैसे मैंने बताई थी कि सर P0 इक्वल टू ₹500 रख लो, यहाँ पे P1 इक्वल टू ₹600 रख लो, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹400 रख लो, यहाँ पे डिविडेंड ₹50 रख लो। क्लियर है। अब यहाँ आपका रिटर्न कितनी आएगी, P1 P0 प्लस डिविडेंड P0 इंटू 100, 600 माइनस 500 प्लस 50 होल डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ये आपका 30% पॉजिटिव रिटर्न आ गया। यहाँ आपका रिटर्न का परसेंटेज कितनी होगी, P1 के प्लेस पे 400, 500, 50 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 10% इसका रिटर्न आ गया। अब आप देखिए, रिटर्न में भी पॉजिटिव, रिटर्न में भी नेगेटिव, तो रिटर्न मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो चेंज हो रही है वो आपकी ज्यादा हो रही है या वो आपकी कम हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे चेंज हो रही है। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन योर रिटर्न। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे चेंज होता है आपकी रिटर्न की परसेंटेज। क्लियर है बेटा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नेगेटिव में कम हो, डिक्रीज कर गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन डिक्रीज कर गया, तो आपके नेगेटिव में भी रिटर्न आ सकता है। तो जो नेगेटिव में रिटर्न आता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जब आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट योर रिटर्न विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। द रिटर्न मे बी नेगेटिव और दैट रिटर्न नेगेटिव इज गिवन है। ओके, तो दैट यू हैव टू स्टडी। तो रिटर्न के बारे में मैंने एक तरीका बताया कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे होता है, और भी मैं तरीका बताऊंगा। जस्ट मैं डिफिनेशन समझाना चाह रहा था। रिटर्न मीन चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और वो होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे मैंने आपको समझाया। नाउ रिस्क हम अभी स्टडी करना चाहते हैं, दूसरे में रिस्क। यहां में स्टडी करेंगे रिस्क। व्हाट इज अ रिस्क? देखिए, कोई भी एडवर्स हैपनिंग जो अनसर्टेन हो उसको क्या कहा जाता है, रिस्क कहा जाता है।
एनी एडवर्स हैपनिंग, जैसे हमने इन्वेस्ट करते तो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हमने सोचा था कि प्राइस एप्रिसिएट करेगा, तो प्राइस एप्रिसिएट नहीं करके उल्टा क्या हो गया, प्राइस 500 से 400 हो गया, दैट इज योर एडवर्स। और अनसर्टेन था तो वो क्या हो गया, रिस्क। एनी एडवर्स हैपनिंग व्हिच इज अनसर्टेन इज सेड टू बी द रिस्क। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी, risk refers to the possibilities that expected return may not materialize. That is, investment may be sold for a price less than paid for it, or there may be no income from the investments, or income may be less than the expectation are said to be risk. Okay, लिखिए रिस्क को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। रिस्क को डिफाइन करेंगे। रिस्क refers to the possibilities that या इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, any adverse happening in future which is uncertain is said to be risk. That is, risk refers to the possibilities that expected return may not materialize. Expected return may not materialize. That is, मैं एक्सपेक्टेड जो रिटर्न आप सोच रहे हैं वो मेटेरियलाइज नहीं हो, आपको मिला नहीं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट may be sold, जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करना पड़ेगा, कितने में, लेस देन पेड फॉर इट, बी सोल्ड लेस देन पेड फॉर इट। इन्वेस्टमेंट में बी सोल्ड, the investment may be sold less than paid for it. फिर there may be no income from investment, or income may be less than expectation, या इनकम हो नहीं इन्वेस्टमेंट से, इनकम हो भी तो जितना आपने सोचा उससे कम हो, तो उस आपको क्या कहते हैं, हम रिस्क आ जाते हैं। ठीक है ना। रिस्क को हम कभी भी 100% कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, इट इज मैनेज टू द सम एक्सटेंट। रिस्क
कैन नॉट बी eliminated completely. It is managed to the some extent by proper management tools, by proper management tools. इसको हम रिस्क कहते हैं. व्हाट इज रिस्क? कोई भी एडवर्स आप सोचते हैं फ्यूचर में, उसको हम रिस्क कहते हैं. जो पॉसिबिलिटीज लॉसेस के बारे में हो, एनी एडवर्स हैपनिंग इन फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन इज सेड टू बी रिस्क. जो आप सोचते हैं फ्यूचर में कोई एडवर्स होने वाला है, उसको रिस्क कहते हैं. रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न में नॉट मटेरियलाइज. आपने जो रिटर्न सोचा है वो रिटर्न मटेरियलाइज नहीं होगा, वो भी रिस्क है. जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ है, उसको 500 में परचेज किया हुआ है, 400 में बेचना पड़ जाए तो आपका नेगेटिव रिटर्न आएगा. दैट इज अ रिस्क. या आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया नहीं, और आया भी तो कम आया, जितना आपने सोचा था उतना नहीं आया. दैट इज अ रिस्क. ओके. तो इनकम में बी लेस देन द एक्सपेक्टेशन. रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली. इसको मैनेज करते हैं टू द सम एक्सटेंट. इट इज मैनेज टू द सम एक्सटेंट. ओके. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. हमारे पास दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट टूल्स. ये आप अच्छे से समझिएगा. रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिस्क मैनेजमेंट tools. What is a risk management tools? इसको समझो. रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, इसको समझाने के लिए रिस्क को मैनेज कैसे, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कहेंगे, या इसको हम मेजरमेंट भी कह सकते हैं. रिस्क मेजरमेंट टूल्स, हम इसको मेजरमेंट. अब इसको मैनेजमेंट नहीं, मेजरमेंट ही कहना बेटर होगा. रिस्क मेजरमेंट इसको समझने के लिए, हालांकि बहुत सारा मेजरमेंट है, लेकिन एक है, उसको समझिए पहले. 3 कंपनी है. तीन कंपनीज है. एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है. कंपनी है. यहां इस कंपनी के पास यहां पे आप ईयर रख दीजिए. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5. यहां पे रिटर्न आया 196 रुपीज का रिटर्न आया. यहां पे रिटर्न आया 204 का. यहां पे रिटर्न आपको 200 आया. यहां पे रिटर्न आपके पास 192 का आया. यहां पे 200
8 रुपीज का। यहां पे कंपनी इसका 200 रिटर्न आया, 200 रिटर्न आया, 200 रिटर्न आया, 200 रिटर्न आया, 200 रिटर्न आया। यहां पे 0 रिटर्न आया, कंपनी ने सी ने 0 रिटर्न दिया, फिर 1 रुपया दिया, फिर 2 रुपया दिया, फिर 0 रुपया दिया, फिर 994 रुपीज रिटर्न। अब 5 साल के अंदर में टोटल रिटर्न आपके पास कितनी आ गई? टोटल रिटर्न 1000, यहां पे भी 1000, यहां पे भी 1000। एवरेज रिटर्न कितना हो गया? 1000 divided by 5, that equal to 200. Thousand divided by 5, that equal to 200. 1000 divided by 5, that equal to 200. ये आपके पास एवरेज रिटर्न। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है, मुझे इन्वेस्ट करनी है, चाहे इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, चाहे इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, चाहे जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करनी है, चाहे मैं ये वाला कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूं, चाहे ये वाली कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूं, चाहे ये वाला कंपनी सेलेक्ट कर। तो सिलेक्शन का मैं कहूंगा कि एवरेज के बेसिस पे सिलेक्शन करिए। आउट ऑफ दिस 3 कंपनी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, you have to select on the basis of average. You have to select on the basis of average. Out of these 3 company, which one company is the best on the basis of average? Out of these 3 company, which one company is the best on the basis of average return? On the basis of average return. तो भाई साहब एवरेज रिटर्न तो इसका कितनी है? 200 है। एवरेज रिटर्न इसका कितनी है? 200 है। एवरेज रिटर्न इसका कितनी है? 200 है। On the basis of average, all 3 companies are equally likely. On the basis of average, all 3 companies are equally likely. Why this is equally likely? Average return आपको इसका भी 200 है, average return इसका भी 200 है, average return इसका भी 200 है. All these projects are said to be equally likely projects on the basis of average return. On the basis of average return, these all projects are said to be equally likely because all the projects are the same average return. But लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सबसे अच्छा कौन सी कंपनी है, तो ऑफ कोर्स कंपनी बी को आप कहेंगे इट इज द बेस्ट, दिस कंपनी इज बेस्ट। और आपको एक कंपनी को सिलेक्ट करनी है तो आप कंपनी बी को सिलेक्ट कीजिए। भाई साहब आपने क्यों बोला कंपनी बी को बेस्ट? कंपनी बी बेस्ट क्यों है? क्योंकि कंपनी बी का एवरेज रिटर्न आपको कितनी है? 2000 है, 200 है। इंडिविजुअल रिटर्न भी 200 है, इंडिविजुअल रिटर्न भी 200 है, इंडिविजुअल रिटर्न भी 200 है, इंडिविजुअल रिटर्न भी 200 है। जहां तक इस कंपनी ए का भी हम कर सकते हैं, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस। एवरेज रिटर्न आपको 200 है, यहाँ पे 196 है, 204 है, 200 है, 192 है, 204 है। तो इट इज, ये जो है आपको, ये जो आपके पास है कंपनी ए आपकी ऑलमोस्ट आपका एवरेज, आपका ये एवरेज रिटर्न और इंडिविजुअल रिटर्न के आसपास है, लेकिन कंपनी बी में तो एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम कहेंगे स्लाइटली रिस्की कंपनी, कहेंगे स्लाइटली रिस्की। क्यों स्लाइटली रिस्की होगा? क्योंकि थोड़ी सी डेविएशन। और कंपनी सी एवरेज रिटर्न तो 200 है, तो कभी 0 रिटर्न आ जाता है, कभी 1 रुपए का रिटर्न आता है, कभी 2 रुपए का रिटर्न आता है, कभी 3 रुपए का, कभी 994 का। तो देयर इज अ ह्यूज रिस्क, देयर इज अ ह्यूज रिस्क। व्हाई ह्यूज रिस्क? क्यों बहुत ज्यादा रिस्क है? क्योंकि हमारी जो इंडिविजुअल रिटर्न है, एवरेज रिटर्न से आपका, हमारी जो इंडिविजुअल रिटर्न है एवरेज रिटर्न से ह्यूज डेविएशन है, ह्यूज डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न फ्रॉम एवरेज रिटर्न।
एवरेज रेट, ह्यूज डेविएशन। तो ये क्या कहेंगे, इस कंपनी को हम क्या कहेंगे, ह्यूज रिस्क कहेंगे, ह्यूज रिस्क कहेंगे। ह्यूज डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न फ्रॉम एवरेज रिटर्न, ह्यूज डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल रिटर्न टू एवरेज रिटर्न, तो ह्यूज रिस्क कहेंगे, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा जो डेविएट ज्यादा करता है एवरेज रिटर्न से, उसको ज्यादा रिस्की कहेंगे, जो डेविएट कम करता है उसको हम कम रिस्की कहेंगे। जैसे देखिए, गवर्नमेंट जॉब में लोग करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि वहां पे गवर्नमेंट जॉब में आपको होता क्या है कि वहां पे आप एक रेगुलर इनकम हमेशा के लिए आपको मिलता रहता है, एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग जाए तो डेविएशन नहीं है आपका रिटर्न। तो कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी जो रेगुलर इनकम है उसमें कोई ना कुछ डेविएट करे, तो डेविएशन डज नॉट लाइक एनी पर्सन। तो डेविएशन जिसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा रिस्की है, डेविएशन जिसमें कम होता है वो कम रिस्की है। यहाँ पे स्लाइटली डेविएशन है तो थोड़ी सी कम रिस्क है, इसमें जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क, इसका रिस्क कितनी है, जीरो। वेरी लो रिस्क, वेरी लो रिस्क है, इसमें हाई रिस्क है, ह्यूज रिस्क है, हाई रिस्क है। तो अगर सिलेक्शन करनी है तो इसको सिलेक्शन करेंगे। तो अब बताइए रिस्क को कैसे मेजरमेंट किया जाए। तो रिस्क को मेजर करने का एक ऐसा स्टैटिकल टूल्स हमारे पास होनी चाहिए, रिस्क को मेजर करने का एक ऐसा स्टैटिकल टूल्स होनी चाहिए जो यह बतलाता हो, रिस्क को मेजर करने का एक ऐसा स्टैटिकल टूल्स होना चाहिए जो यह बताता हो कि इंडिविजुअल रिटर्न जो है, दीज आर द इंडिविजुअल रिटर्न एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट करता है। रिस्क को मेजर करने का पास एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए जो इंडिविजुअल रिटर्न और एवरेज रिटर्न को मेजर करता हो, जिसमें ज्यादा इंडिविजुअल रिटर्न टू एवरेज रिटर्न हो उसको ज्यादा रिस्की कहेंगे, इंडिविजुअल रिटर्न जिसका कम, इंडिविजुअल रिटर्न एवरेज रिटर्न से कम हो उसको कम रिस्की कहेंगे। क्लियर है, ये पॉइंट है आपको। तो उसका नाम होता है, आपको मैं यहां पे लिखता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं कि रिस्क मेजरमेंट टूल्स, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिस, इसको क्या से एक्स आई माइनस एक्स बार होता है, यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार। और यहां हम जो डिवाइड करते हैं, अभी तक हम n से करते हैं, n-1 भी हम कर लेते हैं, तो यहाँ n से इंडिविजुअल रिटर्न एक्स आई होता है, एक्स आई 196 भी हो सकता है, एक्स आई 204 भी हो सकता है, एक्स आई 200 भी हो सकता है, एक्स आई 192 हो सकता है, एक्स आई 208 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो रिटर्न है वो कितना होगा, 200 होगा, ये 200 होगा। अब इसको क्या करते हैं हम, इसकी सम लेते हैं, इसका सम लेते हैं तो n से डिवाइड करते हैं, एवरेज डेविएशन आता है, एवरेज डेविएशन। लेकिन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, हमेशा जीरो होता है, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव को सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो होता है, तो इसको स्क्वायर करके इसका हम रूट ले लेते हैं, इसको स्क्वायर करके वो नेगेटिव पॉजिटिव की इंपैक्ट बढ़ाने के लिए स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रिस्क मेजरमेंट टूल्स। Standard deviation is a risk measurement tools. It measures the deviation of individual observations. It measures the deviation of individual observation from their mean observations. Mean observation, ठीक है ना। और जिस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि उसका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ज्यादा डेविएट करेगा, और जिस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो कम रिस्की होगा, क्योंकि
उसकी डेविएशन कम, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन is risk measurement tools. Risk measurement tools. It represents the deviation of individual observation from their mean observation. The data having high standard deviation means it has high deviation of individual data from their mean observation, mean data. Hence, it is said to be riskier observation. If a standard deviation of two company A and two company A and company B has 10 and 15, 10 and 15, it means company A has low risk than company B, because company A has low standard deviation. तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन से 10 ज्यादा हो सकता है या 10 कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 है, तो मीन से 10 ज्यादा भी जा सकता है, मीन से 10 कम भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ मीन से 10 ज्यादा 10 कम। और ये 15 है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन से डाटा जो है 15 ज्यादा जा सकता है, 15 कम जा सकता है। इसमें ज्यादा डेविएट करता है, 15 ज्यादा जाएगा, 15 कम जाने का चांसेस। तो दिस योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ये 15 का मतलब मीन से 15 ऊपर जा सकता है, 15 कम भी जा सकता है मीन से, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कुछ स्टैटिकल टूल्स हैं। ये तो जस्ट मैंने डेफिनेशन समझाया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, रिस्क का, रिटर्न का मैंने डेफिनेशन समझाया और कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में बताया। एक्चुअल ये टोटल जो चैप्टर्स है कुछ स्टैट की कंसेप्ट में बेस्ड है, और उस स्टैट की कंसेप्ट को हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को एक एक डिस्कस करेंगे। तो सम स्टैटिकल टूल्स हम स्टडी करते हैं। सम स्टैटिस्टिकल टूल्स हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले आप देखिए, पहले हम स्टडी करेंगे रैंडम वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम अभी स्टडी करेंगे। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बार बार यूज हो गई है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल। देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक सॉफ्ट ड्रिंक 1 ईयर के लिए लंच कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक 1 ईयर के लिए लंच कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक 1 ईयर के लिए। इन्वेस्टमेंट सपोज कीजिए 5 मिलियन आ जाएगा। 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट, और आपसे कहा कि भाई आप इसको इवेल्युएट करो कि 5 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं 1 साल के लिए। तो आपने कहा सर इसको एनालिसिस करने के बाद जो हमारा कैश का इनफ्लो आएगा साल के एंड में, कैश का इनफ्लो हो सकता है कि हमारे पास 8 मिलियन भी हमारे रिटर्न आ जाए, हो सकता है कि 6 मिलियन भी आ जाए, हो सकता है कि 4 मिलियन भी हो जाए। अब एक कंपनी ने कहा यार गजब बात है, हो सकता है, क्यों एग्जैक्ट बताओ जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं।
उसने कहा कि सर ये वाला जो इन्वेस्ट करना चाहते तुम कैसे बोला 8 मिलियन आ जाएगा, 6 मिलियन आ जाएगा, 4 मिलियन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सर ऐसा ही मैंने ऑब्जर्व किया तो इतना हमारा रिटर्न आ जाएगा। उन्होंने कहा उसका रीजन बताओ, तुम क्यों बोला कि 8 मिलियन आ जाएगा, क्यों बोला कि 6 मिलियन आ जाएगा, क्यों बोला कि 4 मिलियन आ जाएगा, उसका रीजन बताओ। तो कहा परफेक्ट रीजन है सर हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो पीरियड है, पीरियड हमारे 12 महीने के पीरियड होते हैं। 12 मंथ में 3 महीना हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 3 महीना, ये तो बहुत ही ज्यादा 3 मंथ्स आपका, ये 12 मंथ का पीरियड होता है 1 साल का, और 12 मंथ में 3 महीना बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। मैक्सिमम लोग सॉफ्ट ड्रिंक को पसंद करता है और सॉफ्ट ड्रिंक लेता है। लेकिन बाकी जो 6 मंथ है वो 6 मंथ आपको थोड़ी उसकी अनफेवरेबल होगा, मिक्स सीजन होगा, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते। और बाकी 3 महीने जो होते हैं, बाकी जो 3 महीने जो होता है वो तो सर ऐसा महीना होता है कि लोग पानी भी नहीं पीता है, तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक कैसे पिएगा। तो दिस इज एडवर्स केस, क्योंकि जब दिसंबर जनवरी फरवरी आ जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा पूरी इंडिया में आपको कोल्ड मैंने ठंडी होती है और उसमें लोग पानी भी नहीं पीता है, तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक कैसे पिएगा। यहाँ पे जून जुलाई में सर लोग पानी के सॉफ्ट ड्रिंक के सहारे से ही रहता है। लेकिन 6 महीना ऐसा भी है जो कि मिक्स सीजन है, उसमें हमारा काम चलेगा। अब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कहा कि भाई इसको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। हमें 5 मिलियन इन्वेस्ट करनी है और 5 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस केस में इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको यहां उनकी प्रोबेबिलिटी निकली, अब देखिए उनकी प्रोबेबिलिटी निकली तो कैसे, तो 8 मिलियन आने का चांसेज है, 8 मिलियन आने का चांसेज है पूरी 3 महीना 8 मिलियन आने का चांसेज है 12 महीने में, तो 0.25। 6 महीना हमारा 6 मिलियन आने का चांसेज है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 0.50, ये प्रोबेबिलिटी निकाला है। 3 महीना आने के चांसेस है 3 डिवाइडेड बाई 12, ये 0.25। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो डिसीजन के बारे में आप देखिए। डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है, हम कैसे डिसीजन पे पहुंचते हैं, हम देखिए डिसीजन पे कैसे पहुंचते। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से। अब देखिए एक्स आई पी आई, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं पी आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 मिलियन आने का चांसेस है टोटल पीरियड में नहीं, सिर्फ 0.25 पीरियड में। तो इसको टोटल को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यही एक्स आई को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिलियन आ जाएगा, यहाँ पे 3 मिलियन हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलियन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन
पीआई एक्स आई को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा जाता है, जो 6 मिलियन आपके पास आ गया, 6 मिलियन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 मिलियन का मतलब होता है कि सर एवरेज रिटर्न हमारे पास 6 मिलियन आने की चांसेस है। इट इज नॉट 100% श्योर, बट एवरेज रिटर्न हमारे पास 6 मिलियन आने की चांसेस है। हम ले सकते हैं रिस्क, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्क, हमारे पास 6 मिलियन आने की चांसेस है, हम 6 मिलियन लेकर हम क्या करेंगे, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो दैट इज द एवरेज रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है ये वाला 8 मिलियन भी हो सकता है, 6 मिलियन भी हो सकता है, 4 मिलियन भी हो सकता है, इसको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स आउटकम्स। इसकी वैल्यू जो होता है आउटकम्स पे डिपेंड करता है। x इक्वल टू r से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज योर रैंडम, दिस इज अ केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का होता है। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। When random variable is written with corresponding probability, then it is said to be the probability distribution. जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसे कहा जाता है, जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो निकाली जाती है, जो ये एवरेज रिटर्न आता है उसको कहते हैं एक्सपेक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड मीन, मीन वैल्यू से कहा जाता है। अब डिफिनेशन लिखते हैं, न्यूमेरिकली मैंने आपको समझाया। व्हेन डिफरेंट आउटकम्स में अकर्स, ऐसे सोचते हैं उसको रैंडम वेरिएबल। और जब रैंडम वेरिएबल को उसको प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज आल्सो सेड टू बी मीन वैल्यू, दैट इज आल्सो सेड टू बी द एवरेज वैल्यू। क्लियर है, क्लियर। रैंडम वेरिएबल variable is said to be a random variable whose value depends upon its outcomes. For example, tossing a coin, मैं एक कॉइन के बारे में एग्जांपल देता हूं। टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, appearing head is considered to be success. Find the random variable. उसकी रैंडम वेरिएबल बतानी होती है। ये कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो सैंपल स्पेस हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम सैंपल स्पेस। लिखते हैं सैंपल स्पेस। अब देखिएगा, इसको सैंपल स्पेस को लिखते हैं हम ऐसे, 3 बार टॉस करेंगे, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी टेल आया।
तो जो आप मांग रहे थे, जो आप मांग रहे थे वो कितने बार आया? 0 बार आया। क्या आपका डिमांड था? 3 टाइम्स अपियरिंग हेड, हेड आएगा तो हेड आएगा कंसीडर टू बी सक्सेस, तब आपको सक्सेस होगा। तो सक्सेस आपको कब मिलेगा? जब हेड आएगा तब। तो तीनों का तीनों बार आपका क्या हो गया? टेल 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 आया, आपका 0 सक्सेस बना गया। सर पहले बार टेल आया, दूसरे बार टेल आया, एक बार हेड आ गया। सर पहले बार टेल आया, दूसरे बार हेड आया, फिर बाद में टेल आ गया, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटीज है। पहले बार ही हेड आ गया, बाद में 2 टेल आ गया। तो जो आप डिमांड कर रहे हैं वो कितने बार आया? एक बार आया। ठीक है, अब देखिए जो डिमांड कर रहे हैं वो एक बार आया। फिर सर पहले बार टेल आया, बाद में दोनों हेड आ गया। पहले बार हेड आया, बाद में टेल आया, फिर हेड आ गया। या पहले दोनों बार हेड आ गया, बाद में टेल आ गया। तो आप जो डिमांड कर रहे थे वो 2 बार आ गया, 2 बार हेड आ गया। दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। या हो सकता है कि पहले बार हेड आया, दूसरे बार हेड आया, तीनों बार हेड आया। तो दिस इज द 3। तो देयर में बी 0 केसेस ऑफ अपीयरिंग हेड, there may be 1 cases of appearing head, there may be 2 cases of appearing head, there may be 3 cases of appearing head. तो this is said to be the random variable. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। This is a random variable. क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको समझिए, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए। मैं डिफिनेशन अलग में लिखाऊंगा। ये सर आपकी रैंडम वेरिएबल है। हो सकता है कि 0 आ जाए, हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आ जाए। अब आप इसको क्या करो? बंद करो। अब इस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी निकालो। रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया। तो 0 हेड आने की चांसेस कितनी है? नंबर ऑफ सैंपल्स। 0 हेड आने की चांसेस कितनी है भाई? 0 हेड कब आएगा? जब तीनों में टेल 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 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इवेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितनी है? 8 है। तो टोटल 8 में, तो यहाँ पे सब में तो 8 ही रहेगा। टोटल इवेंट तो हमेशा सेम रहेगा इसमें। टोटल इवेंट तो हमेशा सेम रहेगा। टोटल इवेंट हमेशा सेम रहेगा। टोटल 8 में 0 बार हेड कब आएगा? जब तीनों का तीनों बार क्या जाए? टेल 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 आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 हो जाएगा। 1/8 जब आपकी आने का चांसेस सिर्फ 1 है, 8 में से 1 है, तो एक तीनों बार टेल 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 आएगा तो 0 हेड आएगा। दैट इज 1/8। 1 हेड कब आएगा? 1 हेड कब आएगा? जब या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा। तीनों में कोई भी एक होगा तो 1 हेड होगा। तो दैट इज 3/8। 2 हेड कब होगा? 2 हेड या तो यह केस होगा, या तो यह केस होगा, या तो यह केस होगा। तो दिस इज आल्सो 3/8। तीनों हेड कब होगा? सिर्फ ये वाली केसेस में। दैट इज 1/8।
तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? When random variable is written with corresponding probability is said to be the probability distribution. जब रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम आगे लिखते हैं। When random variable is written with corresponding probability is said to be probability डिस्ट्रीब्यूशन। जब रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक लिखना चाहता हूं यहां पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। It is mean value, average value, it is mean value and average value. It is named when probability distribution is given. It is represented by EX. It is given by हम क्या करते हैं, समेशन PI XI और इसके बेस पे जिसे हम मीन वैल्यू हम इसे कहते हैं एवरेज। इसको हम कब एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले भी समझाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने समझा ही दिया है, और इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखिए समेशन PI XI माइनस EX का होल स्क्वायर। ये मीन होता है, ये मीन होता है और ये प्रोबेबिलिटी होता है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इसकी ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो, और इसको हम दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, समेशन PI XI X स्क्वायर EX का होल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों में कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
जैसे हमारे पास डाटा था एक्स आई जैसे एग्जांपल में था, यहाँ पे 0 रैंडम वेरिएबल था, 1 था, 2 था, 3 था, ये सारी हमारी रैंडम वेरिएबल है। इसकी पीआई क्या था, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अगर मान लीजिए हम ये एक्सपेक्टेड एक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम पीआई एक्स आई कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, या 3/8 हो जाएगा, या 6/8 हो जाएगा, या 3/8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 12/8, यही एक्स आई हो गया। तो यहां आपका अगर एक्सपेक्टेड एक्स निकालना चाहेंगे तो 12/8 आएगा। तो यहां हम अगर लिखेंगे, कलर चेंज कर दूं मैं, ई एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई दैट इक्वल टू 12/8 दैट इक्वल टू 3/2। ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द डाटा होगा, मीन वैल्यू ऑफ द डाटा। अगर मान लिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करता हूं, तो ई एक्स तो मुझे मालूम है, ई एक्स तो मुझे मालूम है 3/2। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी एक्स तो ऑलरेडी है, तो x का एक्स स्क्वायर है, तो x की एक्स स्क्वायर के लिए ये x है या पी एक्स है, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर, या इसको और इसको, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स का एक्स स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे, ये तो 0 ही होगा, ये 3/8 हो जाएगा, यह 12/8 हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा, तो 24/8 दैट इक्वल टू 3। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इसको निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस एक्सपेक्टेड एक्स 3/2, कितना हो जाएगा यहाँ 3/2। एलसीएम लेंगे तो 6, तो इसका 3/2 आंसर हो जाएगा, √3/2 आंसर हो जाएगा। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, हम इस फॉर्मूला को आगे यूज करके बना रहे हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग अब जैसे हमारे पास डाटा क्या था, 0 1 2 3, पी आई 1/8 3/8, ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे पी आई एक्स आई निकालेंगे,
अब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अब xi माइनस एक्सपेक्टेड x, अब देखिए ये जो है उसका x स्क्वायर है, तो 9/4, 1/4, 1/4, यहाँ पे 9/। अब देखिए आप यहाँ पे पी आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9/32, 3/32, 3/32, 12, 12, 24/32। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम कितना लिख सकते हैं, 24/32, दैट इज 3/4। यहाँ पे हमने गलती किया था, ये x स्क्वायर है, तो यहाँ 3/2 की x स्क्वायर करोगे माइनस 9/4 दैट इक्वल टू √3/4। तो चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे दूसरे मेथड से बनाइए, दोनों से स्टैंडर्ड डिवीजन आपका सेम आएगा। दिस इज ऑल्सो 3/2। तो हमने आज आपको डिस्कस किया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको अगले कुछ कंसेप्ट बची हुई है उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे।